हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस का बुक। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है अध्याय 1 जल और जंगल। तो फ्रेंड्स हमारा कहना यही है आपसे कि जैसे कि आज हम यहाँ पर क्लास 1 देख रहे हैं, ठीक ना, उसी प्रकार से जैसे जैसे हम अगले क्लास यहाँ पर कराते हुए चलेंगे तो पूरा शुरू से अंत तक देखना है। ये नहीं कि शुरू में 2-3 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिए, फेयर बना लिए, फिर छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ बने हुए रहना। पूरा बुक फ्रेंड्स हम खत्म करा कर ही छोड़ेंगे, ठीक ना। तो अध्याय 1 है फ्रेंड्स जल और जंगल। तो हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, एक पेज इसमें है, कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर है अगले पेज, फिर यहाँ पर है ये फ्रेंड्स उससे भी अगला पेज 3, फिर 4, फिर पेज 5, फिर 6, 7, 8, 9, देखेंगे 10, 11, ये सब पहला चैप्टर का ही है। फिर 12, 13, देखेंगे 14, 15, 16 और यहाँ पर फ्रेंड्स 17वां है। आप देखेंगे ना, ये पेज नंबर यहाँ पर है ना, ये 17 लिखा हुआ। अब जस्ट फ्रेंड्स अब बताइए, अब क्या यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 16 पेज आपको अगर पढ़कर पूरा का पूरा बताएंगे तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर समय लगेगा कि नहीं? ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल समय लगेगा। आप भी यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर 16-17 पेज पढ़ेंगे तो आधा घंटा लगेगा, मान लीजिए। तो उतना देर पढ़ेंगे तो आप भी यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो इसलिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे ना, डेली डायरेक्ट यहाँ पर पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर में हमने सीखा ये वाला पढ़कर आपको बताएंगे और डायरेक्ट इसका प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आज हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे, कल हम एक दिन में फ्रेंड्स पहले इतना ध्यान रखिएगा ना कि हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक ना। और डेली एक चैप्टर खत्म करेंगे तो जिसमें इसमें जितना चैप्टर है मान लीजिए उतना दिन लगने वाला है। तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा यहाँ पर बढ़िया से पढ़ कर आना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम प्रश्न आंसर यहाँ पर लिखाएंगे ना, सब इसी बुक से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है हमने सीखा। यहाँ पर क्या क्या सीखे हैं ये सभी बुक में तो आप पढ़े होंगे। तो बोला गया है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल, बाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उसके बाद है उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधक जल की कमी के मुख्य कारण हैं। फिर समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें। मितव्ययिता कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। चलिए ठीक है। फिर वनों से वनस्पतियों की विभिन्न पक्षियों एवं जीवों का भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय यानी कि वहां पर पशु पक्षी रहते हैं पेड़ पर, जो बोला गया है। फिर वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि हमने आपको बताया है। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर प्रश्न आंसर रहेगा ना, हम यहाँ पर आपके सामने नहीं लिखेंगे, हम पहले से ही लिख कर रखे रहेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर हम पहले से लिख कर रखे रहेंगे तो आपको क्या होगा कि डायरेक्ट हम बताते हुए चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। नहीं तो आपके सामने लिखेंगे फिर तो हो सकता है कि 1 घंटा से भी ऊपर लग जाए, ठीक ना। इसी के चलते हम वैसा करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए कि नहीं सर हमको नोट्स दे दीजिए, तो आप तो एक तो काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप बढ़िया से बैठ करके उतार लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो बोला गया पहला में कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा सत्य। इससे वर्षा जल का चरम स्रोत है। बिल्कुल फ्रेंड्स तो सही बात है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि वर्षा यहाँ पर जल का चरम स्रोत है। ख में नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं फ्रेंड्स, ये तो असत्य है। कोई जरूरी थोड़ी है कि नदी के जल से ही हम यहाँ पर सिंचाई करेंगे। हम मोटर गाड़ के भी कर सकते हैं, नहर के द्वारा कर सकते हैं कि नहीं। फिर ग में है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते नहीं फ्रेंड्स, ये भी असत्य है। केवल यहाँ पर ग्रामीण में ही यहाँ पर जल की समस्या होती है, शहर में भी तो होती है, ठीक ना। इस प्रकार से ये भी पेज हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आ चुके हैं अगले पेज पर, देखेंगे यहाँ पर बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर क में है भौम जल प्राप्त करने के लिए तथा का उपयोग करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका किसका उपयोग करना है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ना भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें ट्यूबलाइट, ये अपना ट्यूबलाइट बोले बल्कि ट्यूबवेल अर्थात हैंड पंप का उपयोग होता है। इसका फ्रेंड्स हम आंसर आपको बताएंगे, पहले सुन लीजिए। फिर जल की 3 अवस्थाएं अभी जस्ट पढ़े थे, कौन कौन होता है, ठोस होता है, गैस होता है, द्रव्य होता है। गम है भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है, तो कहलाते हैं फ्रेंड्स भौम जल स्तर। घ में वन से हमें क्या मिलती है, तो वन से हमें औषधि पौधे एवं इमारती लकड़ी मिलते हैं, ठीक है। औषधि पौधे और इमारती लकड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। च में वन में यक्षवान पत्तियां और जंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से ह्यूमरस बनता है। अब इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो आंसर हम आपको बताते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए तीसरा नंबर।
तीसरा में बोला गया है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे साइंस यहाँ पर शुरू करें पहला चैप्टर जल और जंगल। क से लेकर के 6 तक में जितने भी हमने आपको जस्ट अभी आंसर बताए थे ना वो सभी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आंसर, यानी कि तीसरा का आंसर पर चलेंगे, फिर चौथा भी हल करेंगे। सभी को हमने यहाँ पर लिखनी है। तीसरा में बोला गया था ना कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो लिखिएगा आंसर में कि वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हमारा हो गया है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जनसंख्या में, इसका फिर हम ना 3 आपको यहाँ पर कारण देने वाले हैं। पहले पहला कारण लिखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण यहाँ पर सुनेंगे कि वनों की कटाई में वन आवरण के बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया गया है। इसने भूजल को प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को विचलित कर दिया है। यह हो गया दूसरा कारण। अब जानते हैं तीसरे कारण को। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा कारण कि औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ गई है। तो इस प्रकार से चौथा का आंसर हो गया। अब आते हैं पांचवें पर। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर रखेगा। ठीक है, हमारे सामने बुक है तो हम तो पढ़कर आपको बता रहे हैं। पांचवा में है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएं। तो आंसर में लिखिएगा कि बगीचे के पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से कम पानी बर्बाद होगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा में लिखेंगे इसी प्रकार नलकूपों को जल को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, जिससे जल की खपत कम होगी। ठीक है ना, तो पांचवा का आंसर कंप्लीट हो गया है। छठा में बोला गया है ना कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। ये तो फ्रेंड्स पांचवा नंबर ही था, छठा ना है। छठा में लिखेंगे कि ऐसे 7 उत्पादों का नाम बताएं जो हमें वन से प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिएगा, यह रहा छठा नंबर। इसमें लिखेगा ना कि औषधीय उत्पाद, ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, मसाले, अनिवार्य तेल, गोंद, चारा, बांस, फल फूल, रेशा, रेशम, शहद आदि। इसमें फिर 7 बोले थे, हमने यहाँ पर आपको 7 से ज्यादा बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 8वें पर चलेंगे। 8वां में यहाँ पर बोला गया है ना कि अपघटक किसे कहते हैं, ये वन्य जीवों की वृद्धि में किस प्रकार से सहायक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं। ये फ्रेंड्स शायद लगता है कि हाँ 6 फिर 7, ये से 7 उत्पाद का नाम बताइए। छठा नहीं, फिर 7 नंबर प्रश्न वो नहीं है। ठीक है ना, 7 नंबर है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों जो समझाइए। देख लीजिए पहले, आपको हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पर ऐसे 7 लिखा हुआ था ना, तो इसलिए हम 8 में चलाएं। ये छठा नंबर था जो अभी हमने 7 उत्पादक बताए। 7वां में है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों वो समझाना है। तो ये 7 का हमारा आंसर है। जस्ट देखेंगे 7 नंबर है। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर में आप लिखेंगे ना यहाँ पर कि वन कई प्रकार के जीव जंतु के आवास हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंध होता है एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वनों में भरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमरस में परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। यह हो गया 7वां का आंसर। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और सुनिएगा। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है तो याद कैसे होगा। तो बस आपको 2 से 3 बार सुन लेना है, बिल्कुल आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम इसी प्रकार से 8वां नंबर को पढ़ेंगे। 8वां नंबर में बोला गया था कि अपघटक किसे कहते हैं, ये वन्य जीवों की वृद्धि में किस प्रकार से सहायक हैं। तब यहाँ पर जानते हैं 8वां के आंसर। तो 8वां में लिखेगा ना कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमरस बनाने में सहायक होते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमरस बनाने में सहायक होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब बोला गया था कि ये वन्य जीवों की वृद्धि में किस प्रकार से सहायक है। तो लिखिएगा कि अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक संतुलन। चलिए पहले चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स, पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ह्यूमरस पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। तो इस प्रकार से 8वां भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, अब देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर। 9वां में बोला गया है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो चलिए जानते हैं 9वें नंबर का आंसर। ये फ्रेंड्स 9वां नंबर है। तो 9वां नंबर में लिखेगा ना कि पहला नंबर बता रहे हैं कि वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं।
और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। यह हो गया पहला तरीका। और दूसरा में लिखिएगा कि श्वसन के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल में O2 यानी कि फ्रेंड्स एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ रहता है। ठीक है, अब कैसे कैसे फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पादप पेड़ पौधे हैं। पहले तो समझिए कि ऊपर ऑक्सीजन नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, एक तरफ हो गया पादप, ये हो गया पादप पेड़ पौधे, एक हो गया जंतु। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि ये जो पेड़ पौधा है ये यहाँ पर से कार्बन ये ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करेगा, छोड़ेगा। जंतु क्या करेगा, जो ये पेड़ पौधा यहाँ पर छोड़ेगा ऑक्सीजन, जंतु उसको ग्रहण करेगा। और जंतु छोड़ेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कौन करेगा, तो पेड़ पौधा। छोड़ेगा क्या, तो ऑक्सीजन। फिर से जंतु इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और फिर ये पेड़ पौधा ग्रहण कर लेगा, ये छोड़ेगा ऑक्सीजन। तो समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखेंगे आगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये 9वां नंबर भी हल हुई। अब नीचे फ्रेंड्स देखेंगे तो कोई भी शेष प्रश्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर अध्याय 1 फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर अध्याय 1 समझे होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बात हमेशा हमारा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी हम यहाँ पर चैप्टर बताएंगे, जो भी बुक शुरू करेंगे, चाहे वो क्लास 5 का हो चाहे 7 का हो, जब तक कि फ्रेंड्स पूरा नहीं खत्म कर देंगे, ये फ्रेंड्स हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, चाहे वो सुगम गणित का मैथ हो, चाहे क्लास 8 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे बिहार बोर्ड का ही मैथ हो, या फिर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हम फिलहाल में क्या पढ़ा रहे थे, अभी ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड का बेसिक है, जूनियर है, करंट है, कोई भी जाकर के चेक कीजिए ना, पूरा का पूरा फ्रेंड्स हम पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ कर पढ़िए। जितना हम आपको बोले हैं उससे ज़्यादा ही देंगे, लेकिन कम नहीं। अगर हम आपको बोले कि एक बुक खत्म करेंगे तो बुक जरूर से खत्म कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा। आज तो हमारा पहला चैप्टर था। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, कोई भी सुझाव देना हो, क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, ये सभी बातों को बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।